पहला सवाल आपका यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित में से सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सैमुअल क्रे को बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सवाल में ये पूछता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। इस सीरीज का आपका जो पहला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको 2 पॉइंट और याद आ रहा होगा, जो कि मैं चार्ल्स बेबेज के बारे में बताया था। पहला पॉइंट आपका ये था कि 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किए थे। किसने आविष्कार किया था, आपके चार्ल्स बेबेज ने। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताया था कि 1842 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया था। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बताया था कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है, आपके चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इतने सारे पॉइंट मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अब यहाँ पे फिर याद देखिएगा, ब्लेज पास्कल की बात आई तो ब्लेज पास्कल के बारे में भी मैं एक पॉइंट बता चुका हूं। पॉइंट आपका ये था कि प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किसने किए थे, आपके ब्लेज पास्कल ने किए थे। तो ब्लेज पास्कल ने जो आपका प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किए थे, वह केवल जोड़ और घटा सकती थी, इसलिए उसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी पॉइंट मैं आपके पहले पार्ट में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखिएगा, तीसरा ऑप्शन जो है आपका लेडी एडा अगास्ता। तो लेडी एडा अगास्ता के बारे में 2 पॉइंट बताया था। 2 पॉइंट आपको हमेशा याद होना चाहिए। पहला पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए कि लेडी एडा अगास्ता को दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताया था कि जो आपका बाइनरी सिस्टम है, यानी जो आपका बाइनरी प्रणाली है, उसका आविष्कार आपके लेडी एडा अगास्ता ने किए थे। तो ये सभी आपके इस सीरीज के पहले वीडियो में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है। जब भी इन सभी का नाम आए तो ऐसे कोरिलेट करके आप उसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा सवाल आपका ये लिखा गया है कि सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किसमें मापा जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स में मापी जाती है। अब यहाँ फ्लॉप्स में मापा जाता है तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर आपका सवाल ये पूछता है कि सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर की आपको किस में मापा जाता है, इसकी गति को किस में मापा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी गति को एमआईपीएस या बीआईपीएस दोनों में मापा जाता है। एमआईपीएस का फुल फॉर्म मैं बता चुका होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, जबकि आपका बीआईपीएस का जो फुल फॉर्म हो जाता है बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बात हुआ आपका सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। साथ में सुपर कंप्यूटर से जितने भी आपके सवाल बने थे उसको भी पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपके यहाँ पे लिखा गया है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है। अब ये आपका जो कंपनी है क्रे रिसर्च कंपनी, उसकी स्थापना किसने किए थे, सैमुअल क्रे ने की थी। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सैमुअल क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडैक पुणे के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुपर कंप्यूटर कई सीरीज के होते हैं, उसमें से आपका जो परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर था उसका निर्माण सीडैक पुणे के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे सीडैक का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि परम सीरीज में आपका एक कंप्यूटर बना था परम 8000। तो लिखा गया है परम 8000 सीडैक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण 1991 में किया था। इसके निर्माण का श्रेय सीडैक के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि नवीनतम आपका जो सुपर कंप्यूटर है किसमें, आपके परम सीरीज में
परम ईवा 2 है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपका कौन सा है? प्रत्यूष है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है, जैसे कि आपका परम सीरीज होता था वैसे ही आपका अनुपम सीरीज सुपर कंप्यूटर भी होता है। तो लिखा गया है कि अनुपम सीरीज सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क के द्वारा, बार्क मुंबई के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे बार्क का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण अनुराग हैदराबाद द्वारा DRDO के लिए किया गया था। अब यहाँ पे जो आपका पेस सीरीज सुपर कंप्यूटर है, सबसे पहले PACE का फुल फॉर्म ध्यान दीजिए। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटिंग एंड इवोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। किसने किया था? अनुराग हैदराबाद के द्वारा विकास किया गया था। तो अनुराग का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। किसके लिए किया गया था? DRDO के लिए किया गया था। तो DRDO का भी फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो सुपर कंप्यूटर में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल आपका लिखा गया है कि पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क तथा हार्ड ड्राइव को एक यूनिट की तरह एक प्रदूषित रहे डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो इसे विनचेस्टर डिस्क कहा जाता है। अब यहाँ पे बाकी के ऑप्शन पे गौर करते हैं। जैसे आपका दिया गया है PCI, तो सबसे पहले PCI का फुल फॉर्म ध्यान दीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। अब PCI आखिर में क्या होता है ये भी आप ध्यान दीजिए। यह कंप्यूटर मदरबोर्ड पे बना एक स्लॉट है जिसके द्वारा नेटवर्क, ग्राफिक्स या साउंड कार्ड आदि लगाया जाता है। अब यहाँ पे APG बेस लिखा गया है, तो APG का बेस का भी फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है एक्सिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट बस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और APG बस का प्रयोग कहाँ पे होता है? APG बेस का को जितने भी 3D ग्राफिक चलचित्र होते हैं उनके लिए APG बस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट क्या है? तो एक्सपेंशन स्लॉट किसे कहा जाता है इसको ध्यान दीजिएगा। तो मदरबोर्ड पे किसी अन्य उपकरण को जोड़ने के लिए या भविष्य में प्रयोग होने के लिए जो आपके खाने बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। तो इन सभी पॉइंट में, इन सवाल में आपके जितने भी पॉइंट डिस्कस किया गया है सभी को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल आपका लिखा गया है कि मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ क्या कहा जाता है? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। तो मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ BDT कहा जाता है। अब यहाँ पे BDT का दो फुल फॉर्म हो जाता है। पहला फुल फॉर्म हो जाता है आपका विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल या तो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इसमें इन दोनों फुल फॉर्म को ध्यान दीजिएगा, साथ में इसका राइट आंसर भी ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं अब अगले सवाल पे। पांचवा सवाल आपका लिखा गया है कि CPU के डाटा प्रोसेस करने की गति कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर है वो आपका ए वाला हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। अब यहाँ पे सिस्टम क्लॉक के बारे में कुछ और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले आपके इस सीरीज में आपके 2 वीडियो डिस्कस किए जा चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देख लें। उन दोनों वीडियो का लिंक आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां पे जाकर उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। अब चलते हैं डिस्कस करते हैं आपके सिस्टम क्लॉक के बारे में। तो आपका सिस्टम क्लॉक में आपका सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है कि CPU के डाटा प्रोसेस करने की गति कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है, जिसे क्या कहा जाता है? सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। यानी जो आपको इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है उस इलेक्ट्रॉनिक घड़ी को क्या बोला जाता है?
सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि डाटा प्रोसेसिंग के कार्य को अनेक छोटे छोटे व मूलभूत चरणों में बांटा जाता है। एक चरण का कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा चरण आरंभ करने के लिए रजिस्टर क्लॉक पल्स का इंतजार करते हैं। जो भी आपके रजिस्टर क्लॉक पल्स होते हैं उसके इंतजार करने के बाद ही आपका सेकंड स्टेप यानी सेकंड चरण चालू होता है। अब यहाँ पे जो आपका क्लॉक पल्स है वो कैसे उत्पन्न होता है, तो लिखा गया है क्लॉक पल्स आपके सिस्टम क्लॉक के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि सिस्टम क्लॉक की गति को एक सेकंड में उत्पन्न क्लॉक पल्स की संख्या के आधार पर मापा जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि एक सेकंड में उत्पन्न पल्स की संख्या को हर्ट्ज कहा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिस्टम क्लॉक की गति को समानता मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में निरूपित किया जाता है। तो सिस्टम क्लॉक में इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। छठवां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से किसे वीजीए पोर्ट भी कहा जाता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो मॉनिटर पोर्ट को वीजीए पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि वीजीए का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे जो आपका मॉनिटर पोर्ट है इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए आपके मॉनिटर पोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे बाकी के ऑप्शन पे गौर करते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका यूएसबी पोर्ट। सबसे पहले यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है PS2 पोर्ट, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे PS जो यहाँ पे लिखा गया है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे जान लीजिए। इसका जो फुल फॉर्म होता है प्लग स्टेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो आपका जो PS2 पोर्ट है पहले आपके इसके जरिए कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता था। पहले आपका जो PS2 पोर्ट होता था वो आपका गोल आकार का होता था, लेकिन अब आजकल जो प्रचलन बढ़ गया तो आपका USB मॉडल आने लगा है। अब यहाँ पे जो आपका PS2 पोर्ट था यहाँ पे पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका गोल आकार का होता है और इसमें 6 पिन का पोर्ट होता है। दूसरा पॉइंट आप PS2 पोर्ट में ये ध्यान दीजिएगा कि माउस के लिए हरे रंग के PS2 पोर्ट का प्रयोग होता है, जबकि कीबोर्ड के लिए बैगनी रंग के पोर्ट का प्रयोग होता है। तो इस सवाल में इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सातवां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस पोर्ट को ईथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो नेटवर्क पोर्ट को ईथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि नेटवर्क पोर्ट का इस्तेमाल कहाँ पे किस लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर को किसी अन्य कंप्यूटर को जोड़ने के लिए आपके नेटवर्क पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि नेटवर्क पोर्ट को पहला आपके ईथरनेट पोर्ट के नाम से जाना जाता है, दूसरा RJ45 कनेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो आपका पहला वाला ऑप्शन दिया गया है SCSI पोर्ट, सबसे पहले SCSI का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे चर्चा हो गया तो ये भी पॉइंट आप ध्यान दीजिए। SCSI जो आपका पोर्ट होता है वो आपका बाहरी हार्ड डिस्क या DVD या स्कैनर को जोड़ने के लिए आपके SCSI पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। अब ऑडियो जैक के बारे में आप जानते हैं, ऑडियो जैक का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जैसे आपको बाह्य स्पीकर आपके जैसे हो गए, ईयरफोन हो गए, माइक को जोड़ने के लिए आपके ऑडियो जैक का प्रयोग किया जाता है। तो इस सवाल में इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। आठवां सवाल आपका लिखा गया है कंट्रोल यूनिट में CPU द्वारा संपन्न की जा सकने वाली कार्यों की सूची होती है जिसे क्या कहते हैं। जो आपके कार्यों की सूची होती है उन सूची को क्या कहा जाता है, यही आपके सवाल में पूछा जा रहा है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, उसे इंस्ट्रक्शन सेट
कहा जाता है। अब यहाँ पे बात हुआ आपके कंट्रोल यूनिट के बारे में, तो उसके बारे में यहाँ पे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया सीपीयू। सबसे पहले सीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू में आप तीसरा पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क किसे बोला जाता है, आपके सीपीयू को बोला जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं आपका क्या लिखा गया है। तो सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है आपका कंट्रोल यूनिट, आपका जो दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले सीयू का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। तो सीयू का आपका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट हो जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि सीपीयू का यूनिट जो होता है कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित रखता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा संपन्न की जा सकने वाली कार्यों की सूची होती है, जिसे क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है, जैसा कि आपके सवाल में आया था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आपका बहुत बार बन चुका है। अब यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के कुछ कार्य को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया सबसे पहला कार्य जो होता है आपका कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। अगला जो आपका कार्य है मुख्य मेमोरी से डाटा लाना और उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना, ये आपके कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। अगला जो आपका कार्य है निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आदेश देना। अगला जो आपका कार्य हो जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करना। तो यहाँ से पहले जितने भी पॉइंट आपके बताए गए थे उन सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। इसके ऊपर से आपके कार्य को सिर्फ ऐसे बताया गया है कि आपको आगे जाकर भी काम आए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 9वां सवाल आपका लिखा गया है कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है, यानी एसएमपीएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इनमें से आपका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे पावर सप्लाई की बात किया गया तो पावर सप्लाई के बारे में कल ही बताया था, पावर सप्लाई यूनिट के बारे में, कि जो आपका पावर सप्लाई यूनिट होता है वो घरेलू बिजली से 220 वोल्ट एसी सप्लाई दी जाती है। लेकिन जो आपका पावर सप्लाई यूनिट होता है वो क्या करता है 220 वोल्ट एसी को डीसी में बदल देता है। अब डीसी में बदलने के लिए पहला 5 वोल्ट में बदलता है, दूसरा 12 वोल्ट डीसी में बदलता है। जो आपका 5 वोल्ट डीसी होता है वो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए सप्लाई दी जाती है, जबकि आपका जो 12 वोल्ट डीसी है वो कंप्यूटर में जो आपके मोटर लगे होते हैं, जो पंखे लगे होते हैं, उन सभी को 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। और यही होता है कि कंप्यूटर को उच्च व निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। ये सभी आपके इस सीरीज के पहले और दूसरे वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। तो जो लोग उस सीरीज के वीडियो को नहीं देखे हैं सबसे पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। उन वीडियो का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 10वां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग एएलयू का भाग नहीं है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो एएलयू का जो आपका भाग होता है कंट्रोल यूनिट, ए नहीं होता है, बाकी आपके एएलयू में ये दोनों आपके भाग होते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके एएलयू के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपको बताया था कि सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो आपका भाग हुआ था कंट्रोल यूनिट और दूसरा जो आपका भाग हुआ था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आपका ए बन के आता है कि एएलयू का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है।
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आपका लिखा गया है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका सीपीयू का एक भाग है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एएलयू के द्वारा ही किया जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय और तार्किक कार्रवाई करता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि एएलयू को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका एयू, दूसरा होता है आपका एलयू। सबसे पहले एयू का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका अर्थमेटिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। जबकि आपका एलयू का जो आपका फुल फॉर्म होता है आपका लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि एयू डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि संपन्न करता है। जबकि आपका जो एलयू है वो डाटा पर तार्किक कार्य जैसे बड़ा है, छोटा है, बराबर है आदि संपन्न करता है। इस प्रकार आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कार्य करता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इस प्रकार अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डाटा पर अंकगणितीय गणनाएं और तुलना का काम करता है। तो इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ में अगर आप इंग्लिश वोकैबुलरी को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे टोटल 4000 लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग भी वहां पे जुड़ कर सकते हैं। डेली का डेली इंग्लिश वोकैबुलरी अपलोड की जाती है। इंस्टाग्राम पेज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 11वां सवाल आपका लिखा गया है कि डेजी व्हील प्रिंटर को डॉट डॉट नाम से भी जानते हैं, यानी किस नाम से जाना जाता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। तो डेजी व्हील प्रिंटर को गोल्फ बॉल प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 12वां सवाल आपका लिखा गया है कि एक समांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो मुद्रक या प्रिंटर को आपके समांतर पोर्ट यानी आपके पैरेलल पोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे अगर पूछ ले माउस का इस्तेमाल किस में होता है तो ध्यान दीजिएगा, माउस का आपके सीरियल पोर्ट से जोड़ा जाता है, जबकि आपका जो प्रिंटर होता है वो पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। तो इस सवाल में इन दोनों पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 13वां सवाल आपका लिखा गया है कि जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका बायोस सॉफ्टवेयर ऑन होता है। अब यहाँ पे बायोज क्या होता है और पोस्ट क्या होता है, इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका बाकी का ऑप्शन है उस पे गौर करिएगा। एएलयू के बारे में बता चुके हैं। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। जबकि आपका रैम के बारे में तो रैम का फुल फॉर्म अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके बारे में बाद में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके बायोज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बायोज में सबसे पहले आपका बायोज का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें आपका अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि बायोज एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी के द्वारा अस्थायी रोम मेमोरी चिप में स्टोर कर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किस मेमोरी चिप में स्टोर किया जाता है, आपके रोम मेमोरी में स्टोर किया जाता है। रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि जब भी कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है, आपका बायोज सॉफ्टवेयर चलता है, जैसा कि आपका सवाल में आया था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि बायोज कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे क्या कहा जाता है, पोस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे पोस्ट का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो बायोज के बारे में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे।
14वां सवाल आपका लिखा गया है कि कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, यानी जो आपका डिस्प्ले का आकार होता है किस में मापा जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर है वो आपका डी वाला होता है। तो डायगोनली मापा जाता है, यानी आपका अगर यहाँ पे ऐसे आपका डिस्प्ले है तो ये डायगोनली ऐसे बिगड़ के रूप में मापा जाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 15वां सवाल आपका लिखा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम के बेहतर कार्य क्षमता के लिए निम्न में से क्या अधिक होना चाहिए। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो थ्रूपुट की संख्या अधिक होनी चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम के बेहतर कार्य क्षमता चाहिए तो आपको थ्रूपुट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। उससे पहले अब यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि थ्रूपुट होता क्या है। आपके रिस्पांस टाइम किसे कहा जाता है, टर्न अराउंड टाइम किसे कहा जाता है। तब आपको समझ में आएगा कि क्या अधिक होना चाहिए और क्या कम होना चाहिए आपके कंप्यूटर सिस्टम के बेहतर कार्य क्षमता के लिए। तो सबसे पहले इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है, आपका थ्रूपुट के बारे में लिखा गया है। तो लिखा गया है यहाँ पे कि प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या आपका थ्रूपुट कहलाती है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि आपका अधिक थ्रूपुट बेहतर कार्य क्षमता को इंगित करता है, जैसा कि आपका सवाल में आया था। आगे लिखा गया है यह प्रोसेस किए गए कार्य के प्रकार पर भी निर्भर करता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपका रिस्पांस टाइम किसे कहा जाता है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर अपना थोड़ा थोड़ा समय सभी कार्यों के प्रोसेसिंग के लिए देता है। यहाँ पे लिखा गया है कि कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा सीपीयू द्वारा कार्य को संपादित करने के लिए पहली प्रतिक्रिया के बीच में जो आपका समय होता है वही समय आपका क्या कहलाता है, रिस्पांस टाइम कहलाता है। अब यहाँ पे बेहतर कार्य क्षमता के लिए आपका रिस्पांस टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं टर्न अराउंड टाइम किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा कर अंतिम परिणाम देने के बीच में जो आपका समय होता है उस समय क्या कहलाता है, टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि बेहतर कार्य क्षमता के लिए टर्न अराउंड टाइम आपका कम होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर के बेहतर कार्य क्षमता के लिए आपका रिस्पांस टाइम और आपका टर्न अराउंड टाइम दोनों आपका कम होना चाहिए, लेकिन आपका जो थ्रूपुट है ये आपका अधिक होना चाहिए। तो इस सवाल में इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं कल के वीडियो में जो आपके सवाल पूछे थे उनके जवाब की तरफ। तो कल के वीडियो में आपको जो सवाल पूछा गया था, सवाल आपका ये था कि भारत में सबसे पहले एटीएम किसने शुरू किया था। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले भारत में एटीएम HSBC ने शुरू किया था। तो इसके बारे में उस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है। तो जो लोग इस सीरीज के पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लेंगे। अब यहाँ पे HSBC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो जो आपका पहला एटीएम था, पहला एटीएम 1987 में स्थापित किया गया था। कहां पे स्थापित किया गया था, आपके मुंबई में स्थापित किया गया था। तो इतने सारे पॉइंट आपके उस सीरीज में डिस्कस किए जा चुके हैं। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आपके लिए ये है कि किसी पर्सनल कंप्यूटर को कुछ समय या दिन के बाद ऑन किया जाए तो भी वह वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। ऐसी सूचनाएं किस मेमोरी में स्टोर की जाती हैं। इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।